नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। मौसम वक्त हो गया उत्तराखंड की खबरों का। शुरुआत कर रहे हैं देहरादून से आ रही खबर के साथ, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार लाखों लोगों की आजीविका का आधार चार धाम यात्रा खोलने पर विचार कर रही है। बुधवार को वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा कि सरकार 8 जून के बाद चार धाम यात्रा शुरू करने पर विचार कर रही है। हालांकि तारीख को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। सीएम ने बताया कि कोरोना की हालत को देखकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। साथ ही सीएम रावत ने दावा किया कि कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह अंदेशा सरकार को पहले से ही था, लिहाजा इसी हिसाब से तैयारियां भी की गई हैं। सीएम ने यह भी कहा कि 2017 में जब उन्होंने कमान संभाली थी तब अस्पतालों की हालत खराब थी। उनके कार्यकाल में डॉक्टरों की कमी दूर हुई है, अस्पतालों में आईसीयू बढ़े हैं और वेंटिलेटर की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार कारोबारियों की दिक्कत से वाकिफ है, उसके लिए प्लान तैयार है ताकि रोजगार के मौके बढ़े और लोगों की आजीविका चले। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि सरकार ने गृह मंत्रालय से बातचीत की है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा विधिवत शुरू कर दी जाए। जैसे ही गृह मंत्रालय से गाइडलाइन आती है तो चारधाम यात्रा शुरू कर दी जाएगी। तो चारधाम यात्रा शुरू करने पर विचार सरकार कर रही है, हमने आपको पहले ही बताया। और 8 जून के बाद चारधाम यात्रा शुरू की जा सकती है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने गृह मंत्रालय को बात की है कि हमारे यहाँ जो चार धाम हैं उनको अब सुचारू रूप से शुरू किया जाए। जैसे गृह मंत्रालय से जो है गाइडलाइन आएंगे तो ऐसे शुरू हो जाएंगे। और अनुमान यह है कि पूरे देश में जो गाइडलाइन आई है भारत सरकार से कि 8 तारीख के बाद सभी धार्मिक स्थल खोलने की बात है। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, जहां कोरोना जंग में जिलों को मदद मिलेगी। राज्य आपदा मोचन निधि से 33 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, युवराजनगर, नैनीताल, अल्मोड़ा को 3-3 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, चंपावत को 2-2 करोड़ की धनराशि जारी की गई है। इससे पहले सभी जिलों को 5-5 करोड़ की राशि दी गई थी। वहीं स्वास्थ्य विभाग को 16 करोड़ की धनराशि जारी की गई है। राज्य आपदा मोचन निधि से जारी की गई धनराशि कोरोना की रोकथाम उपचार के लिए खर्च धनराशि की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग को अब 36 करोड़ की मदद मिल चुकी है। तो कुल 36 करोड़ की मदद हेल्थ सेक्टर को की जा चुकी है। कोरोना की रोकथाम उपचार के लिए खर्च की जाएगी ये राशि। और अब बात करें कोरोना अपडेट की, तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 1066 जा पहुंची है। आज अब तक कोरोना के 23 नए मामले सामने आए हैं। एक की मौत हो गई है। देहरादून के प्राइवेट अस्पताल में एक मरीज की मौत हुई। 795 केस अभी भी प्रदेश में एक्टिव हैं। 259 केस रिकवर हो चुके हैं। अब तक कुल 8 मरीजों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। देहरादून में 8, हरिद्वार में 9, चमोली में 4 नए केस आज सामने आए हैं। पौड़ी में 1 और नैनीताल में भी 1 नया मामला आज सामने आया है। वहीं उत्तराखंड में कोरोना के मामले हर 5 दिन में डबल हो रहे हैं और पेंडिंग टेस्ट बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में उत्तराखंड के कोरोना के मामले हर 4-5 दिन में डबल हो रहे हैं। बीते 15 दिन का ट्रेंड यही इशारा कर रहा है। 19 मई को जहां प्रदेश में 111 कोरोना केस थे, वहीं 23 मई को 244 और 28 मई को 500 और 2 जून को 1043 कोरोना केस थे। और यही रफ्तार रही तो यह आंकड़ा कब 10,000 के पार हो जाएगा किसी को अंदाजा भी नहीं हो पाएगा। वहीं केस बढ़ रहे हैं तो पेंडिंग टेस्ट बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो उत्तराखंड में अब तक करीब 33,700 लोगों के सैंपल टेस्ट के लिए लिए गए, जिनमें अब तक 25,000 सैंपल की रिपोर्ट आई है। 7,000 टेस्ट पेंडिंग है और 21 मई के बाद पेंडिंग सैंपल तेजी से बढ़े हैं। 21 मई को पेंडिंग सैंपल 1600, 23 मई को पेंडिंग सैंपल 2300, 25 मई को पेंडिंग सैंपल 3500, 27 को 3900, 29 मई को 4700, तो 31 मई को 6100 पेंडिंग सैंपल हैं। वहीं 2 जून तक पेंडिंग सैंपल 6800 पहुंच गए। सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक भी मानते हैं कि पेंडिंग सैंपल बढ़े हैं और जल्द ही कुछ और प्राइवेट लैब में टेस्टिंग शुरू की जाएगी। ये पिछले लगभग 2 सप्ताह से निरंतर बढ़ता जा रहा है। 21 मई को प्रदेश में 1600 सैंपल्स का बैकलॉग था। 23 मई को 2300, 25 मई को 3500, 27 मई को 3900, 29 मई को 4700, 31 मई को 6100 सैंपल और कल 2 जून को आकर के 6800 सैंपल्स का ये बैकलॉग अपने आप में एक बड़ा चिंता का विषय है। हम लोगों ने भारत सरकार से बात की है
और अपने आसपास के राज्यों में भी हम संपर्क कर रहे हैं जहां पर प्राइवेट लैब है। उन प्राइवेट लैब के रेट जो फिक्स हुए होंगे राज्य के अंतर्गत, हम उनसे भी 200, 300, 400 टेस्ट रोज कैसे कराएं, इस पर विचार चल रहा है। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी की देहरादून विंग ने पुलिस मुख्यालय में सतपाल महाराज के होम क्वारंटीन मामले में एक शिकायती पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया कि मंत्री ने होम क्वारंटीन का उल्लंघन किया है, जिन पर जांच के बाद मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वहीं मुख्यालय में जांच के लिए देहरादून एसएसपी को मामला भेज दिया गया है, जिस पर अब जांच शुरू हो गई है और स्वास्थ्य विभाग से जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं मामले में देहरादून के कप्तान अरुण मोहन जोशी का कहना है कि जांच के बाद जो भी सामने आएगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। हैं उनको हम लोग एग्जामिन करेंगे कि जो भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं और उसके बेसिस पर जो भी फाइंडिंग्स रहती हैं उसके हिसाब से कार्रवाई की जाती है। तो जो भी एलिगेशंस हैं उसके बारे में जो भी फैक्ट्स हैं उनको एग्जामिन करने के बाद जो भी लगता है कि इसमें जो भी कार्रवाई अपेक्षित है वो की जाएगी। देहरादून में एक और कोरोना टेस्टिंग लैब का आज से शुभारंभ हो गया है, जिसमें रोजाना 30 से 100 सैंपल की जांच होगी। अभी तक राज्य में 4 सरकारी के साथ एक गैर सरकारी लैब है जहां टेस्टिंग होती है। आईआईपी देहरादून में स्थित इस टेस्टिंग लैब का शुभारंभ करने पहुंचे अपर स्वास्थ्य सचिव युगल किशोर पंत का कहना है कि इस लैब से टेस्टिंग में काफी मदद मिलेगी। तो वहीं आईआईपी के निदेशक का कहना है कि लैब में अभी 100 सैंपल रोजाना जांच होगी, लेकिन आने वाले दिनों में इसको बढ़ाया जाएगा। शुरुआती दिनों में करीबन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या एचआर है उससे 100 सैंपल्स पर डे ऑन एन एवरेज यहाँ पे टेस्ट हो पाएंगे। और उसके बाद जैसे रिक्वायरमेंट होगी तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सैंपल्स के लिए और एक्स्ट्रा टीम लगा के और सैंपल्स की टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाएगी। क्वारंटीन सेंटर के लिए ग्राम प्रधानों को बजट देने के मामले में अब राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ ग्राम प्रधानों का कहना है कि पैसा उन तक नहीं पहुंच रहा, वहीं सरकार और अधिकारी पैसे पहुंचने को लेकर बयान देते नजर आ रहे हैं। पैसों को लेकर जारी राजनीति में इंदिरा हृदयेश का भी बयान सामने आए हैं। हृदयेश ने कहा कि क्वारंटीन सेंटर्स की सरकार को जल्द पैसा देना चाहिए। जो माहौल ग्राम पंचायतों का हो चुका है, सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि ग्राम पंचायतों को पैसा उपलब्ध करा दिया है क्वारंटीन सेंटर। प्रधान कहते हैं पैसा नहीं मिला, तो मैं ये सच मानती हूँ कि उन्हें पैसा नहीं मिला। वहीं इस मामले में सरकार के सुर भी बदले बदले नजर आ रहे हैं। गांव का क्वारंटीन सेंटर बनेगा, उसमें जहां हमारा नोडल अधिकारी रहेगा, अन्य अधिकारी रहेंगे, में प्रधान जी उसके साथ अटैचमेंट रहेंगे या गांव के अन्य लोग भी रहेंगे, जो हमने एक व्यवस्था बनाई है। तो मैं समझता हूं कि इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। आवश्यकता पड़ेगी खर्च करने के बाद दूसरा पैसा भी हम देंगे। माननीय न्यायालय का एक आदेश कल आया है, उसका अध्ययन करके उसके अकॉर्डिंग भी हम काम करेंगे। कोविड-19 एपिडेमिक के परेशान हाल लोगों के फोन नहीं उठाने, अफसरों के दफ्तरों को छोड़ फील्ड में नहीं निकलने, ऐसी शिकायतों के बाद सरकार ने कई अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए थे, जिसका असर अब दिखाई देने लगा है। न्यूज 18 ने मंगलवार को प्रदेश के सभी 13 जिलों के डीएम को फोन कर रियलिटी चेक किया। इस रियलिटी चेक में 13 में से 9 डीएम का प्रदर्शन शानदार रहा। शानदार इसलिए कि डीएम के सरकारी नंबर पर जब फोन किए गए तो बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और डीएम चमोली को छोड़कर बाकी 9 जिलों के डीएम ने करीब क्विक रिस्पॉन्स दिया। आशीष चौहान, डीएम उधम सिंह नगर नीरज खैरवाल, डीएम देहरादून आशीष श्रीवास्तव, डीएम रुद्रप्रयाग वंदना सिंह, डीएम पौड़ी धीरज सिंह गब्रियाल ने सीधे फोन पिक किया और समस्या का समाधान भी किया। तो डीएम नैनीताल सविन बंसल और डीएम टिहरी मंगेश घिल्डियाल जब फोन पिक करने से चूक गए तो कैंप ऑफिस से कॉल बैक किया गया कि आपका फोन आया था, डीएम मीटिंग में है, कुछ कहना है तो आप बता दीजिए। हरिद्वार के डीएम सी रविशंकर ने भले ही फोन पिक नहीं किया, लेकिन करीब 6 घंटे बाद उनके ऑफिस से कॉल बैक जरूर किया गया। इसके उलट चमोली डीएम स्वाति भदौरिया ने न सिर्फ कॉल पिक की और न कॉल बैक ही किया। तो डीएम अल्मोड़ा नितिन भदौरिया, डीएम बागेश्वर रंजना राजगुरु के फोन स्विच ऑफ मिले, तो डीएम पिथौरागढ़ विजय जोग दांडे, डीएम चंपावत एसएन पांडे का फौरन कॉल भी फॉरवर्ड शो हो रही थी। क्वारंटीन पीरियड को लेकर जब सवाल उठने लगे तो रुद्रप्रयाग से एक वीडियो सामने आया है, जहां एक युवक क्वारंटीन में रहने के कारण डिप्रेशन में चला गया। वहीं क्वारंटीन सेंटर्स में सुविधाओं की कमी को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं बदलते नियम को लेकर भी कई लोगों के आड़े समस्याएं आ रही हैं। कांग्रेस इसके लिए सरकार को जिम्मेदार बता रही है, तो डीजी हेल्थ ने इसे स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन बताया है। बता दें कि क्वारंटीन के नियम को बदलकर अब 21 दिन का कर दिया गया है और बताया गया है कि रेड जोन वाले जिलों से आने वाले लोग
7 दिन इंस्टीट्यूशनल और 14 दिन होम क्वारंटीन में रहेंगे। बता दें कि फिलहाल प्रदेश में 29,000 से ज्यादा लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन हैं और 1 लाख से ज्यादा लोग होम क्वारंटीन हैं। ऐसे में प्रशासन के सामने सभी का सर्विलांस करना भी एक चुनौती है। कि मैंने अपने हाथ से ब्लड निकाल दिया था, ब्लड निकालना पड़ा कि मतलब मेरे को इतना गुस्सा आ गया था कि मतलब मैं जान नहीं पाया कि मैं क्या करूं। अभी घर जाने के लिए कुछ मेरे को तो मैं सोच रहा था, मेरे को घर जाने की कोशिश चाहिए, मैं घर जाना चाहता हूं कि घर जाने के लिए मना कर दिया इन्होंने मुझे। मतलब इतना दबाव बना दिया कि मैं क्या बताऊं। अभी पीरियड 28 डेज़ का था, आज भी 28 डेज़ ही है। उस वायरस का जो नॉर्म्स होते हैं वो है 1 to 14 डेज इंक्यूबेशन पीरियड है इसका, जो कि भारत सरकार की गाइडलाइन है। और 14 डेज होम क्वारंटीन पहले भी था और आज भी 14 डेज ही है। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। अल्मोड़ा में रविवार को तहसील के नौगांव का एक युवक की मौत पटवारी की हिरासत में हुई, जिस पर न्यूज़ 18 ने भी सवाल उठाए थे। वही इस मामले में आज एसडीएम ने राजस्व उप निरीक्षक राजेश आर्य को निलंबित कर दिया है। गांव वालों ने भी पटवारी पर युवक की हत्या का आरोप लगाया था। बता दें कि युवक 12 मई को गुजरात से लौटा था। में कुछ फोटो वायरल हुई थी जिसके देखने से स्पष्ट होता है कि उस व्यक्ति को काफ़ी चोट लगी हुई थी। तो इस कारण से हम लोगों ने जो संबंधित पटवारी है तत्काल प्रभाव से उसको निलंबित कर दी है। उत्तरकाशी से खबर है, जहां डूंडा ब्लॉक में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था, जहां कार्यदायी संस्था द्वारा लापरवाही सामने आ रही है। सड़क का मलबा डंपिंग जोन में न डालकर सीधा जंगल में गिराया जा रहा है। मलबा डाले जाने से एक तरफ हजारों पेड़ों को नुकसान पहुंच रहा है, तो वहीं कई पेड़ मलबे के नीचे दब गए। वह इस मामले में डीएम ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। खटुगाल डंपिंग जोन को लेकर जो मुझे अभी सूचना दी जा रही है, उस संबंध में एसडीएम और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से इसे चेक करवाया जाएगा और यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पर पिछले कुछ दिनों शरारती तत्वों ने संत रविदास की मूर्ति को खंडित कर दिया था, जिसको लेकर विवाद हो गया था। वहीं आज भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण हरिद्वार जाने की फिराक में थे, जिन्हें पुलिस ने भगवानपुर के मंडावर बॉर्डर पर रोक लिया। वहीं दौरान पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। पुलिस के समझाने के बाद मामला शांत हुआ। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर का आरोप है कि ज्ञापन देने के बावजूद संत रविदास की प्रतिमा को 5 दिन बाद भी नहीं लगाया गया है। पिछले 5 दिनों से वो खंडित मूर्ति ज्ञापन के बाद भी वहीं रखी हुई है, ना तो उसका वहाँ से बदला गया, ना ही उसको वहाँ से हटाया गया। तो ये एक तरह से 30 करोड़ संक्रमण रविदास जी महाराज के मनोबल का अपमान किया जा रहा है। लॉकडाउन 5.0 में व्यावसायिक गतिविधियों में ढील दी गई, जिसके बाद कई जगहों पर प्रशासन ने परमिशन देना शुरू कर दिया है। अल्मोड़ा में भी प्रशासन ने 14 नए औद्योगिक इकाइयों में से 8 को खोलने की इजाजत दे दी। वहीं डीएम ने बताया कि धीरे धीरे सभी कामों को सामान्य किया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम करने की इजाजत दी गई है। डिस्कस किया, इसमें काफी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के केसेस थे जिनको हम लोगों ने सेल्फ डिक्लेरेशन कर उनको हम लोगों ने अनुमति दे दी गई है। और हम लोगों की कोशिश ये की जा रही है कि सामान्य रूप से ही हम जितने भी हमारे शासकीय कार्य हैं उनको किया जा सके। सब में सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजेशन की कार्रवाई हम लोग लगातार संपादित करते रहते हैं। कोटद्वार से खबर है, जहां लैंसडाउन वन विभाग के कोटद्वार रेंजर पर गुज्जर बस्ती में आग लगाने के गंभीर आरोप लगे हैं। रेंज ऑफिस पहुंचे गुज्जर समुदाय के लोगों ने कोटद्वार रेंजर पर उनको जबरन हटाने के साथ ही उनकी झोपड़ियों में आग लगाने के आरोप लगाए हैं। गुज्जरों के समर्थन में पहुंचे लोगों ने रेंजर ऑफिस में जमकर हंगामा काटा। तो वहीं डीएफओ लैंसडाउन का कहना है कि वन विभाग की ओर से सिर्फ गुज्जरों के अतिक्रमण को हटाया गया है, साथ ही झोपड़ी में आग कैसे लगे इस मामले की जांच की जाएगी। मोबाइल में बच्चा इनके रिकॉर्ड कर रहे थे, वो इन्होंने मोबाइल छीन लिया, डंडा मारा। फिर उनके बाद ये भर के गाड़ी लेकर नीचे आए, फिर दोबारा गए तो फिर ये बच्चों को भर के रोज छप्पर में आग लगा दी। जो मैडम खाना खा रही थी उसकी थाली पे लात मारी। कर्मचारियों का बोलना है कि हमने आग नहीं लगाई, आग शायद वही लोग लगा के चले गए। तो इसकी मैं अलग से जाँच करवा रहा हूँ। जाँच के बाद ही एस्टेब्लिश हो पाएगा और जो भी फैक्ट्स होंगे, जो भी तथ्य होंगे, उसको लेकर के
नैनीताल में एक नाबालिग ने अपने पिता पर जबरन शादी कराने का आरोप लगाया है। नाबालिग का कहना है कि वो समलैंगिक है और वो किसी और के साथ रहना चाहता है। नाबालिग ने इस मामले में पुलिस से भी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मामले को यूपी के लिए भेज दिया है। बता दें कि नाबालिग की शादी यूपी के टांडा में हुई थी। वहीं पिता का कहना है कि उनके लड़के का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तो मतलब ये है कि मुझे शांत करना चाह रहे हैं कि कंप्लेन वापस ले ले, तो उसके बावजूद मतलब अब ये चल रहा है कि मतलब यहाँ से तो कंप्लेन वापस हो जाएगी, मुझे यहाँ से टांडे ले जाके मतलब डरा धमका के वहाँ या तो जान से मार देंगे या तो मतलब कुछ ना कुछ मतलब कहीं गायब कर देंगे मुझे। ये प्लानिंग चल रही है इसकी कि यतीम है, लावारिस, इसकी ज़िंदगी अपनी बन जाएगी, लाइफ बन जाएगी वो तो, और उसकी दिमाग की हालत भी ठीक नहीं है। अब चेकअप के लिए भी हमने कहा कि कानून से रिक्वेस्ट करें इसका चेकअप दिमाग की हालत के भी करवाइए। मान में वो पजल्ड है इस चीज़ से, और जिस लड़के के साथ वो रहना चाहता है वहाँ जाना चाहता है, उसका कहना ये है। इस संबंध में जो है बाल विवाह अधिनियम के तहत हमारे द्वारा 0 FIR दर्ज की जा रही है और इसका चूँकि घटनास्थल इसका थाना बिलासपुर पड़ता है, वहाँ बाद विवेचना हेतु भेज दिया जाएगा। उत्तराखंड में 4 जून से 6 जून तक बारिश हो सकती है, यह अनुमान मौसम विभाग केंद्र का है। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 4 जून से प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 5 जून को कुमाऊं मंडल के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक उत्तराखंड में मानसून 21 जून के करीब पहुंचेगा। तारीख से बात करें 4 जून से लेके 6 जून तक, तो इसमें जो बारिश की एक्टिविटी है वो बढ़ेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि हल्की से मध्यम बारिश जो है 4 तारीख में प्रदेश के उत्तराखंड के अनेक जगहों में वो देखने को मिलेगी। और 5 तारीख को बात करेंगे तो थोड़ा और भी बढ़ोतरी होगी डिस्ट्रीब्यूशन में भी और इंटेंसिटी में भी। काशीपुर में आज एक हिरन आबादी वाले इलाके में आ गया। लोगों को देख हिरन ने द्रोणसागर नहर में छलांग लगा दी, जिसकी सूचना वहां जमा लोगों ने वन विभाग को दी। उसके बाद विभाग ने इस हिरन को नहर से निकाला, जिसे इलाज के लिए रामनगर भेज दिया गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के रामनगर वाले हिस्से में सैलानियों के बढ़ते दबाव को देखते हुए वन विभाग अब कोटद्वार से कॉर्बेट के प्रवेश द्वार पाखरो से यात्रियों को आकर्षित करने के लिए टाइगर सफारी प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है। इसके तहत पाखरो क्षेत्र में पर्यटकों को आसानी से टाइगर देखने को मिल जाएंगे। फॉरेस्ट चीफ जयराज ने बताया कि इसके लिए पाखरो में जंगल में एक नेचुरल बाड़ा तैयार किया जाएगा, जिसमें पर्यटक जिप्सी से कुछ किलोमीटर की दूरी तय कर टाइगर को देख सकेंगे। प्रोटेक्टेड वे में गाड़ी में अंदर जाएंगे और वो टाइगर्स को देखेंगे, तो कह सकते हैं कि एक तरह से 100% जो है गारंटी होगी टाइगर को वाइल्ड में देखने की। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो हमारा डिकाला वाला एरिया है और जो हमारे ऑलरेडी बड़े पॉपुलर जो हमारे एरियाज़ हैं जहाँ पे लोग बहुत आते हैं, उसका कुछ डाइवर्जन भी मिलेगा, दूसरी जगह अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। उत्तराखंड में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक टाइगर सफारी बनाई जा रही है, जिसमें सिर्फ बाघ ही बाघ नजर आएंगे और यहां बाघ दिखने की पूरी गारंटी होगी, जो वाइल्ड लाइफ के शौकीनों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2019 को कॉर्बेट नेशनल पार्क का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने यहां इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक टाइगर सफारी बनाने की घोषणा भी की थी, जिसमें अभी मामला वन भूमि ट्रांसफर में अटका हुआ है। इसके साथ ही तराई पश्चिमी वन प्रभाग भी फाटो रेंज में टाइगर सफारी बनाने की कवायद में जुटा है। टाइगर सफारी में पर्यटकों को बाघ देखने की गारंटी होती है, इससे बाघ भी खुले में रहने का आनंद ले सकते हैं। अभी ऐसे बाघों को जू में कैद कर दिया जाता है। टाइगर सफारी के लिए वन भूमि हस्तांतरण की आवश्यकता है, उस पर कार्रवाई अभी गतिमान है। जैसे उसमें भारत सरकार से वन भूमि हस्तांतरण हेतु स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, तो टाइगर सफारी पर भी कार्य प्रारंभ किया जाएगा। जी, वही टाइगर सफारी ही बना के प्रपोज किया जाएगा, जिसमें मतलब लोग गाड़ी में रहेंगे और जानवर खुले में रहेंगे, इस तरह की सफारी होगी। तो ये कुछ राज्यों में जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह में इसका प्रयोग किया गया है, तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, तो उस तरह का प्रपोजल बना के भेजा जाएगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों का अत्यधिक दबाव रहता है। कॉर्बेट में पर्यटक सीमित संख्या में ही जा सकते हैं। ऐसे में लाखों पर्यटकों को यहाँ से मायूस लौटना पड़ता है। टाइगर सफारी बनाने के प्रस्ताव का वन्यजीव प्रेमी भी स्वागत कर रहे हैं। टाइगर सफारी से एक जहाँ पर्यटक बाघ देख पाएंगे, वहीं कई बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा।
देखिए, निश्चित रूप से एक बहुत सराहनीय पहल है, क्योंकि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटन का दबाव काफ़ी रहता है और तराई डिवीज़न उसका टेरिटोरियल डिवीज़न है। साथ ही साथ पाखरो जो है कॉर्बेट का एक दूसरा सोना नदी वाइल्ड लाइफ क्षेत्र है। तो जब इन तरफ पर्यटन बढ़ेगा इस टाइगर सफारी से, तो एक तो इस तरफ दबाव कम होगा, दूसरा वो इलाके भी डेवलप होंगे, साथ ही साथ बाघ संरक्षण भी हो सकेगा। टाइगर सफारी दक्षिण अफ्रीका की तर्ज पर बनाई जाएगी, जिसमें बंद गाड़ियों में पर्यटक बाघ देखने का रोमांच ले सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2019 में कॉर्बेट नेशनल पार्क का भ्रमण किया था। यहाँ पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने एक टाइगर सफारी की घोषणा की थी। पाखरो क्षेत्र में बनने वाली यह टाइगर सफारी अभी वन भूमि हस्तांतरण में अटकी हुई है। टाइगर रिजर्व से लगे फांटो क्षेत्र में भी एक टाइगर सफारी बनाने का प्रस्ताव वन विभाग द्वारा उच्च स्तर पर भेजा गया है, जिससे कि यहाँ होने वाले पर्यटकों के दबाव को कुछ कम किया जा सके और जो पर्यटक टाइगर देखना चाहते हैं उनको गारंटेड टाइगर के दर्शन हो सकें। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। और देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के बजट को मंजूरी दे दी गई है। 150 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट के लिए ये बजट जारी किया गया है। तो 150 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए ये बजट रिलीज किया गया है। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के बजट को अप्रूवल मिल गया है। 150 करोड़ रुपए का ये बजट जारी किया गया है। मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट के लिए बजट रिलीज किया गया है। अगली बड़ी खबर नैनीताल से आपको बता दें, जहां उत्तराखंड को ऑरेंज जोन में रखने के मामले को हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को छूट दी है। सरकार द्वारा जारी आदेश को चुनौती दे सकते हैं। याचिका में राज्य को ऑरेंज जोन बनाने को दी गई थी चुनौती। याचिका में पूरे राज्य को रेड जोन घोषित करने की मांग की गई थी। तो हाईकोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी है। राज्य को ऑरेंज जोन बनाने को चुनौती दी गई थी और हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। पूरे राज्य को रेड जोन घोषित करने की मांग इस याचिका के जरिए की गई थी। तो हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया, साथ ही याचिकाकर्ता को छूट दी है। हाईकोर्ट ने ये छूट दी है कि सरकार द्वारा जारी आदेश को चुनौती दी जा सकती है। तो कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ये छूट दी है कि सरकार द्वारा जारी आदेश को वो चुनौती दे सकते हैं। राज्य को ऑरेंज जोन बनाने को चैलेंज किया गया था यहां पर और मांग की गई थी कि पूरे राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे राज्य को रेड जोन कैटेगरी में डाल दिया जाए। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का धाकड़ इंटरव्यू अब आप से थोड़ी ही देर में शाम 7:57 पर देख सकते हैं। और फिलहाल यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।